Namaskar ji, my name is Pavi and today's video is going to help definitely IGNOU students as well as other students also who are studying psychology, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कॉलेज में या फिर टाइम पास के लिए या फिर जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है जी। तो टॉपिक है हमारा आज का पर्सनालिटी ग्रोथ फैक्टर्स, यानी कि पर्सनालिटी को क्या चीज़ ग्रो करती है। सो देखिए, ब्रॉडली हमने इस प्रोसेस को हमने 3 भागों में बांट लिया है। तो पहला जैसे कि बायोलॉजिकली वाला, दूसरा है हमारा एनवायरमेंटल वाला, तीसरा हमारा है जी तीसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही पढ़ने हैं। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे पास अपने कुछ नोट्स हैं, उससे मैं आपको पूरा अच्छे से गाइड करूंगा। ठीक है, वीडियो को मैं कोशिश करूंगा छोटी बनाने की, ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बन सके। बड़ी वीडियो थोड़ी दिक्कत होती है देखने में, ओके। सो बायोलॉजिकली फैक्टर्स जो हमारे हैं, या बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हमने एक फिज़िकल डिटर्मिनेंट्स का नाम भी दे रखा है, यानी कि किस तरीके से फिज़िकली चीज़ें इफ़ेक्ट करती है किसी शख्स की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में, ग्रोथ उसकी ग्रो होने में, ओवरऑल एक इंडिविजुअल की। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास जो फैक्टर, दैट इज़ द बॉडी बिल्ड। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बॉडी, पतली बॉडी, मोटू बॉडी हम सब जानते ही हैं। तो शेल्डन नाम के शख्स ने एक अच्छा खासा इन्होंने कैटेगराइज किया है, एक्टोमॉर्फ, मीज़ोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दीज टर्म्स थोड़ा इट्टू सा। ठीक है, तो हमारे जो एंडोमॉर्फ हैं वो थोड़े से गोलू मोलू, गुगली वुगली मुगली टाइप जो होते हैं इंडिविजुअल्स, वो हो जाते हैं। अगर हम एक्टोमॉर्फ की बात करें तो एक्टोमॉर्फ वाले वो लोग होते हैं जो थोड़े से लंबे होंगे, पतले होंगे, दुबले होंगे, हो सकता है थोड़ी सी हड्डियाँ नज़र आ रही हो ठीक है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हमारे पास होता है भैया मीज़ोमॉर्फ। अभी मीज़ोमॉर्फ का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर मतलब मसल्स होते हैं, अच्छी मसल्स, चौड़ा शरीर, कटिंग वटिंग बढ़िया हो, 6 एब्स, ऋतिक रोशन वाली बॉडी हो, ये हमारे मीज़ोमॉर्फ होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर एक शख्स की अच्छी खासी बॉडी है, एक इंडिविजुअल की, एक स्कूल के अंदर, एक क्लास में, और उस क्लास में बाकी के स्टूडेंट्स भी मोर और लेस ठीक ठाक हैं बॉडी दिखाने में, लेकिन 1-2 शख्स एंडोमॉर्फ कैटेगरी में आते हैं, यानी वो थोड़े गोलू मोलू हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ सकता है। कैसे? अबे हम टीज़ करेंगे, ए मोटे, ए गोले, ए मोले, हम ऐसे तो बुलाएंगे। अगर हम ऐसे बुलाएंगे तो पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी कैटेगराइज अंडर बॉडी बिल्ड पार्ट, जो मैंने समझाया अभी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ दी फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस। हाय, ये फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस तो बहुत कमाल की चीज़ होती है। एज वी ऑल नो दैट अट्रैक्टिवनेस एट एनी एज, गाइज, एनी एज इज़ गोइंग टू बी अपीलिंग, जो भी शख्स का होगा। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ बेबी and a baby is very cute, very beautiful, very charming, so if that baby does a mistake ना, मतलब makes a mistake, I mean, तो हम ना पता क्या बोलेंगे, अरे यार इतना क्यूट सा है ना, गुस्सा करने का मन नहीं कर रहा है, I don't want to yell on you because you are so cute, अब ये जो हमारा नेचर है जो निकल रहा है, ये ज़्यादा रहेगा उस क्यूट से बेबी के लिए, रादर देन एक नॉर्मल होमली चाइल्ड जो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक सा लग रहा है। क्यूट इतना नहीं है, थोड़ा सा है, होमली चाइल्ड, तो ऐसा देखा जाता है। नाउ लेट्स इमेजिन कि मतलब इफ़ दीज काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स बिकम्स एन एडल्ट्स, सो व्हेन दे गो टू एन ऑफिस या आगे किसी काम वाले सेक्टर में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम ये बायसनेस कई बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, let's say कि if we have 2 people, one is attractive and this one is unattractive, the attractive person is not working as per his or her full potential in the office. However, the unattractive person is working by his full power, by her full power. Still the attractive person may get the promotion sooner, जल्दी प्रमोशन मिल सकती है अट्रैक्टिव वाले को रादर देन अनअट्रैक्टिव वाले को।
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अब हमने फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस की बात आ गई है, और उस फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस से जो अनअट्रैक्टिव पर्सन है उसे काफ़ी मतलब हो सकता है थोड़ा सा शर्म आती हो, अपना फेस बार बार ही दिखाने में थोड़ा शाय फील करता हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से पर्सनालिटी जो ग्रोथ है वो ख़राब होएगी, ठीक है। द थर्ड पार्ट, थर्ड द थर्ड पार्ट इज़ होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस थोड़ा ना मतलब लगता है ना जैसे काफ़ी धाकड़दार साइंस का टर्म है, कितना मुश्किल सा होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। सिंपल भाषा में एक इंडिविजुअल के अंदर, एक इंडिविजुअल में आपका वाटर बैलेंस, आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, हमारा टेम्परेचर, ये सब अगर बैलेंस रहता है, दीज थिंग्स आर बैलेंस्ड, डेफिनेटली वी एज ए ह्यूमन बीइंग वर्क फाइन, वी डोंट गेट एनी प्रॉब्लम, वी फील गुड, वी फील रिलैक्स, वी फील काम, एंड वी डू थिंग्स लाइक आओ करते हैं। वॉट इफ दीज थिंग्स आर नॉट अप टू द मार्क, यू नो, किसी का बीपी ज़्यादा रहता है, किसी का बीपी कम रहता है, तो भैया डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड, इरिटेटेड, और डेफिनेटली फिर वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब जब वहाँ से शुरू हो जाती हैं तो फिर इंसान का सारा होम्योस्टैटिस हिल जाता है, और ये भी पर्सनैलिटी पे फ़र्क डालता है। आई टेल यू हाउ, वेट, एक एग्जाम्पल था बहुत अच्छा वाला। कैसे? जैसे कि एक इसमें ना इन्होंने ऐसे बता रखा कि मतलब डायरेक्ट इफेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। चलो लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्ट इफेक्ट बाय होम्योस्टैटिस। मान लेते हैं कि जैसे अगर कोई शख्स है, उसको लेट्स से पेट में कुछ दिक्कत सी रहती है, या कुछ ऐसा चेंजेस हैं बॉडी में जो उसके होते रहते हैं, मे बी हो सकता है ड्यू टू शुगर या फिर ब्लड प्रेशर, तो उससे ना काफ़ी चिड़चिड़ा सा, इरिटेबल सा, डिस्टर्ब सा वो पर्सन रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें इनडायरेक्टली होम्योस्टैटिस कैसे मतलब किसी को फ़र्क डलवा सकता है, तो ठीक है, इमेजिन करते हैं एक क्लास है, वहाँ पर एक शख्स है। अब एक शख्स की ना बाई चांस हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी जा रही है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा उसमें रिलीज़ हो रहा है उस पर्सन के अंदर, जिस कारण से उसकी बॉडी ह्यूज बड़ी काफ़ी जाइगेंटिक टाइप मतलब वो शख्स बन चुका है। अब देखा जाए, इफ़ यू एनालाइज द होम्योस्टैटिस इज़ डिस्टर्ब्ड डेफिनेटली, क्योंकि ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर किड्स। लेकिन अगर उसकी वो चीज़ जो उसकी ग्रोथ अच्छी खासी लंबी हाइट हो चुकी है फिज़िकली, ठीक है, अगर वो चीज़ फेवरेबली जाए, मतलब उसके फेवर में जाए, ठीक है, अगर फेवर में जाएगी तो डिस्टर्ब्ड होम्योस्टैटिस से कोई इशू नहीं हो रहा। बट व्हाट इफ़ अगर सारे जो बच्चे हैं मिलके टीज करें, अबे लंबू कहाँ तक ऊपर जाएगा, कुतुब मीनार को टच करेगा क्या, या पंखा साफ कर दे, जाले वाले निकाल दे। अब अगर हम ऐसे ट्रीट करेंगे तो हो सकता है जो वो हाइट है वो उसको दिक्कत दे, उसको बुरा लगे, उसकी पर्सनैलिटी मतलब ख़राब हो सकती है। वो क्या सोचेगा अपने बारे में वो नफ़रत करेगा फिर। तो अब ऐसा अगर हो रहा है तो मतलब कि अनफेवरेबल हो रहा है, तो इनडायरेक्टली ये इफेक्ट डाल रहा है। सी, दैट्स हाउ इट वर्क्स इन द केस ऑफ होम्योस्टैटिस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन, दैट इज द फिजिकल डिफेक्ट्स। अच्छा, फिजिकल डिफेक्ट्स, भाई देखो फिजिकल डिफेक्ट्स डेफिनेटली इफ़ यू read any part of physical defects in psychology, the number one name comes to you is the Alfred Adler, जिन्होंने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक हम एग्जांपल लेते हैं बेस्ट, दैट इज़ दी ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी को एग्जांपल में लेते हैं, यानी कि मोटापा। अभी स्टूडेंट्स जैसे कई बार देखा जाता है क्लासेस में, स्कूल्स में, कि कई बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा मोटे होते हैं, तो हम उन्हें डेफिनेटली उसी नाम से बुलाते हैं। अब चाहे कुछ भी कह लो, जितना मर्जी यू एजुकेट स्टूडेंट्स, बट सारे तो ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो वो उसको ओए मोटे इत्थे इधर आ, तो जब उनको मोटे, फोटा, पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते हैं, उस केस में क्या हो रहा है, यानी कि दैट ओबीस स्टूडेंट या इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू कोप अप इन
हिज और हर इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अब बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उसका जो मतलब एक खुद का कॉन्फिडेंस जो होगा, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो एक टर्म होता है, वो जो उसका होगा ना, वो ख़राब होएगा। अब अगर वो ख़राब होएगा तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ जो उसकी पर्सनैलिटी की है वो ख़राब होएगी। एंड इफ़ दैट थिंग इज़ गोइंग टू बी डैमेज्ड देन डेफिनेटली थिंग्स आर वर्स फॉर हिम या फिर फॉर हर। So that's how the physical defect is going to disturb a person's personality if that person does not get a good environment, or I would say a friendly environment, an understandable environment। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम इसके अंदर। The last part, the fifth part, that is the health condition। wow, अभी अगर हम हेल्थ कंडीशन की बात करें, ठीक है, हेल्थ कंडीशन कैसे एक पर्सन को इरिटेट बना सकती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट को काफ़ी छोटी सी एज में डायबिटीज़ की इशू हो जाए, या मतलब शुगर ब्लड लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे, ये जैसा भी है, इंसुलिन में इशू हो रहा है, तो उससे क्या होगा। अब देखो, अब डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी ऑन द इंसुलिन या फिर विल बी ऑन सम मेडिकेशंस। What if that person या that student या that individual forgets to take that medicine? My God, उसके लिए कितनी मुसीबत हो जाएगी। मतलब you know, sometimes these people keep candies with them so that they can balance their sugar level in the blood। तो कितनी सारी सर दर्द होती है। So already too much of irritation is there, and when these, let's imagine if that student is going to perform something on the stage, however that person forgets to take his medicine या फिर forgets to keep a candy with him या with her, अब because of that frustration the stress level will be high, and stress level will be always high for sure। why कि भाई मैं दवाई क्यों खाऊं हमेशा यार, क्यों। अब सोचो कैसी पर्सनैलिटी वो बनेगी आगे जाके, चिड़चिड़ी सी। एंड अब फीमेल्स को अब एग्जांपल लेके देखते हैं कि किसी फीमेल का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली कमिंग, मान लेते हैं अगर प्रॉपरली नॉट कमिंग, तो कितना प्रॉब्लम होगा उसको ना। हमेशा इरिटेशन से रहेगी, और आप लोग ये सोचिए कि मूड स्विंग्स कितने होंगे, इमोशनली जो होती हैं इंस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा रहेगी, है ना। तो बेसिक जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है ठीक है, बट किसी को ज़्यादा रहेगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, I have discussed five types of biological factors which influences the personality of an individual। कैसे कैसे ये सब इन्फ्लुएंस करती हैं चीज़ें, ठीक है जी। तो आई होप ये जो सारे फैक्टर्स है वो आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो जो रेस्ट 2 रह गए हैं, इन्वायरमेंट वाले और साइकोलॉजिकल वाले, उनको मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या चलो बस हो गया, ओके बाय।